नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का, यही धरती है। आज से 4 अरब साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था, एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल उठता है, आखिर ये लावे का गोला हमारी आज की पृथ्वी में कैसे बदल गया? ये सारा पानी कहाँ से आया? हमारे चांद यानी मून की फॉर्मेशन कैसे हो? ये सब का कनेक्शन है। दोस्तों, हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से आइए समझते हैं इन सभी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी 4 अरब 60 करोड़ साल पहले की बात है। हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी, शांत और खाली स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसेस मौजूद थी, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सुपरनोवा की। ये धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोर कर जाता है। इस एक्सप्लोर को हम सुपरनोवा बुलाते हैं और अक्सर ये उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच चुके हैं। इस धमाके की शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है और इसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरियाज में गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगता है। धीरे धीरे ये पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो गैस और धूल थी वो घूमने लग जाती है, गोल गोल घूमने लग जाती है, एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस फ्लैट रोटेटिंग डिस्क को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम देते हैं। प्रोटो का मतलब है पहले, प्लैनेट्स के आने से पहले की डिस्क स्क्रीन पर दिखाएगा। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये डिस्क कैसी दिखती होगी, क्योंकि ये डिस्क चपटी हुई है, फ्लैट है। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट सोलर सिस्टम क्यों है। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जब सूरज के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्लेनेट को ऑर्बिट ज्यादा ऊपर नीचे हो। एक दूसरे से अब इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। प्रोटोस्टार यानी फिर से वही मतलब कि स्टार के बनने से पहले जो चीज एग्जिस्ट करती थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर नेबुला का सारा मटेरियल बीच की ओर खींचा जाता गया। बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर यह इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बीच में कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा, हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन, जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है और यही वो रिएक्शन है जो आज के दिन तक भी सूरज में हो रहा है, जिसकी वजह से धूप, गर्मी और रोशनी हमें मिलती है। धरती पर एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। उस वक्त 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर नेबुला का ज्यादातर गैस और डस्ट सारा सूरज में जाकर इकट्ठा हो रहा है। यही कारण है कि आज के दिन भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का टोटल मास का लगभग 19.8% सिर्फ सूरज में मौजूद है और बाकी जो 0.2% है वो बेकार नहीं गया। उसी 0.2% से बनते हैं 8 प्लेनेट, सैकड़ों मून्स, हजारों कॉमेट्स और लाखों एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन सवाल यह है कि कैसे बनने शुरू हुए ये प्लेनेट्स। ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी, उसके अंदर छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे। एक दूसरे से स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से होने लगा और शुरू में इससे छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे।
लाखों सालों बाद धीरे धीरे गुच्छे और बड़े होने लगे, जब और धूल के पार्टिकल्स इनसे जाकर टकराए। धीरे धीरे इनमें से कुछ इतने बड़े बन गए कि उनका साइज 1000 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक पहुंच गया। इन चीजों को हम प्लैनेट असिमल्स करके पुकारते हैं, यानी कि प्लैनेट्स का बहुत छोटा टाइनी वर्जन। जब ये प्लैनेट असिमल्स ग्रेविटी के प्रभाव से इकट्ठे होने लगे और साइज और मास में लगभग हमारे चांद जितने बड़े हो गए, तो हम इन्हें रोटो प्लैनेट्स करके पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने का प्रोसेसर है, इसे हम अचरिस्तियोन कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में अचरिस्तियोन की डेफिनेशन देखो, दी कमिंग टुगेदर एंड कोहिशन ऑफ मैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन टू फॉर्म लार्जर बॉडीज। मटेरियल्स के एक्यूमुलेशन से लार्जर बॉडीज का निर्माण होना है कि इस प्रोसेसर को सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमर विक्टर सेफ्रानोव ने साल 1969 में पहली बार दुनिया के सामने रखा था, लेकिन शुरुआत में उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ये सिर्फ 1984 में जाकर ही था कि जब सेफरनोव के काम को पढ़ा जाने लगा और उनके आइडियाज को साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अपनाया जाने लगा। आज के दिन का ये प्रोसेसर साइंटिस्ट पूरे ब्रह्मांड में बार बार देख चुके हैं। होते हुए टेलीस्कोपस के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स ने बाकी सोलर रेबुलास में ये चीज होते हुए देखी है कि धूल के पार्टिकल्स काफी तेजी से इकट्ठे हो जाते हैं और सिर्फ चंद 1000 सालों में ये 1 सेंटीमीटर तक के पार्टिकल्स बन जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस में होता हुआ देखा गया। इसलिए साइंटिस्ट अब सेफली कह सकते हैं, लाखों सालों बाद यही छोटे छोटे पार्टिकल्स और बड़े होते रहते हैं और बाद में प्लैनेट्स बन जाते हैं। इसी प्रोसेसर का एक और सबूत हमें में भी देखने को मिलता है, जो धरती पर आकर गिरते हैं। साइंटिस्ट जब उन्हें स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स मौजूद है, तो एक चीज जो काफी पाई गई है में वो है धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जो प्लैनेट्स बनने से पहले के समय से बचे हुए हैं। इनके अंदर यूरेनियम और जैसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बंद होते हैं। साइंटिस्ट्स को उनकी उम्र पता करने में मदद करते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना है। इसे 6 बिलियन ईयर्स पुराना माना जाता है। इसका मतलब ये किसी सुपरनोवा में बनाता है। यही सारा मेजरमेंट का डेटा कलेक्ट करके धूल और प्लैनेटिसिमल्स के कोलिशन के कुछ सिमुलेशन साइंटिस्ट बना पाते हैं और उन स्टिमुलेशन से हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि ये प्रोटोप्लैनेट्स बनने में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगा हो। अब हमारी धरती की बात करें तो ये जो छोटे प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेट थे, इनके बीच अक्सर टकराव होते रहते थे और ये टकराव कोई छोटे नहीं थे। बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती थी। इनमें इतनी गर्मी पैदा होती थी कि चट्टानें पिघल जाती थी और इनके ऊपर लावा के समुद्र बन जाते थे। जैसे जैसे ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते गए, इनका साइज बढ़ता गया। ग्रेविटी के कारण इन्होंने ओवर टाइम एक गोले की शेप लेनी शुरू कर दी, एक स्पेरिकल शेप, और ऐसे ही कुछ टकरावों के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ग्रेविटी पुल्स दीज रॉक्स टुगेदर टू फॉर्म दी अर्थ, वन ऑफ एट लिस्ट 100 प्लैनेट्स ऑफ सर्कलिंग थिस साइड। ये जो समय था जहां पर कॉन्स्टेंटली बमबारी चलती रहती थी हमारी धरती से आकर। छोटे प्रोटोप्लैनेट्स टकराते तो कभी प्लैनेट इस्माइल्स टकराते। इस समय को हम हेडन ईयन करके पुकारते हैं। ईयन शब्द का असली में मतलब है एक बहुत बहुत इंडेफिनिटली लंबा समय, और हेडन जो नाम है ये अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडिस से आया है। धरती पर इस समय 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 4 बिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस समय कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो धरती से टकराए वो 100 किलोमीटर बड़े थे, कुछ 200 किलोमीटर बड़े थे, तो जो भी चट्टानें उस वक्त धरती पर हुआ करती होंगी वो सब पिघल जाती थी और सब की सब लावा में बनती रहती थी, बार बार दबती रहती थी। लेकिन अब कमाल की बात देखो दोस्तों, यही नर्क जैसा समय कारण था जिसकी वजह से धरती पर पानी आया। कुछ कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स जो धरती से टकराते थे उनमें काफी ज्यादा मात्रा मौजूद होती थी पानी की। अब आप पूछोगे लेकिन उन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में पानी कहां से आया? इसके पीछे कारण है 200 सोलर नेबुला, वो धूल का बना जो वो बादल था जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी। उसमें कुछ आइस क्रिस्टल भी होते थे और कुछ पानी एक्चुअली में धरती पर खुद भी मौजूद था।
जब इस ईयन युग से संबंधित माइक्रोस्कोपी क्रिस्टल के भीतर फंसे हुए मिनरल्स की एनालिसिस करी तो पता चला कि पृथ्वी पर भी लिक्विड वाटर मौजूद है। लेकिन ज्यादातर जो पानी की मात्रा बढ़ रही थी, उसके पीछे एक बड़ा कारण था ये जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स धरती से आकर टकरा रहे थे। इसके अलावा एक दूसरा प्रोसेसर भी हो रहा था जब ये कोलियंस होती थी। धरती के साथ तो पानी भाप बनकर हवा में चला जाता था और समय समय पर बरसने लगता था। वापस धरती पर इस हिडन युग के खत्म होने तक हमारी पृथ्वी एक होमोजीनियस बॉल बन चुकी थी। चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा था। लगभग एक समान रूप की लावा की लेयर बन गई थी। धरती के रॉ इसे ग्रेविटी ने साथ में बांध कर रखा था और इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला डिफरेंशिएशन। आपके मन में शायद फिर से सवाल आए कि हमें ये कैसे पता चला कि उस समय पर सही में ये सब हुआ था। क्नोइसिस के पीछे कई सारी टेक्निक्स है दोस्तों। एक है पुराने पत्थरों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग करना, स्टडी करना बिलियंस ऑफ साल पुरानी मिनरल्स को और देखना कि उनका कंपोजिशन कैसा है। एक टेक्निक है कंपैरेटिव प्लेनेटोलॉजी, बाकी प्लेनेट्स के कंपोजिशन को देखना और समझना कि रीसेंट हिस्ट्री में वो कैसे दिखते थे और कैसे डेवलप किए। और तीसरा हो गया कंप्यूटर सिमुलेशन रन करना, जो गैसेस और एलिमेंट्स उस समय में मौजूद थे उन सबका डेटा कंप्यूटर में इनपुट करना और मॉडल के थ्रू रन करके देखना कि वो मॉडल कैसे बिहेव करता है। कुछ इसी तरीके से हम डेटा साइंस की मदद से हम अपने प्लेनेट की हिस्ट्री बेहतर समझ पाए हैं। आज के दिन हम सब जानते हैं कि मेनली 3 लेयर्स है, धरती, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हेडी एंडियन के एंड तक आते आते अर्थ का जो क्रस्ट था वो ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका था। लेकिन सही मायनों में जो 3 लेयर का सेपरेशन है ये इसके अगले काल में ही देखने को मिलता है। दी आर्कियन ईयन। आर्किन शब्द आता है ग्रीक वर्ड आर्के से, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग। तो इस युग से बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि सही मायनों में धरती का जन्म होना शुरू हुआ। ये समय 4 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस समय में हुआ क्या कि धरती जो एक लावे के गोले की तरह थी, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद थे। जो भारी एलिमेंट्स थे जैसे कि आयरन और निकर, जो बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस थे, वो धीरे धीरे इस मग्मा के अंदर फ्लो करके धरती के सेंटर की ओर खींचने लग गए। ठीक उसी तरीके से जैसे पानी रेत में से अपना रास्ता बनाता है। इसके पीछे सिंपल कारण था ग्रेविटेशन का फोर्स। जो भारी एलिमेंट्स है आयरन और निकल वो सेंटर की तरफ खींचते गए और जो हल्के एलिमेंट्स थे वो धीरे धीरे बहकर ऊपर की तरफ आते गए, जैसे कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। ये अलग अलग एलिमेंट्स का ऊपर और नीचे जाना समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ता गया और धीरे धीरे धरती के सेंटर में धरती का कोर बनने लगा। जब ये आयरन और निकल इकट्ठे फूसे होने लगे। हम सब जानते हैं कि धरती का कोर सबसे गर्म कंपोनेंट है। धरती का यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर जो आयरन है, लोहा है, वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन धरती के सेंटर में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है, बल्कि आयरन और निकल सॉलिड फॉर्म में धरती के कोर में मौजूद है। आज के दिन भी ऐसा ही है और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होने के पीछे कारण सिर्फ ज्यादा प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। एक और कारण है मेंटल लेयर में हो रहा कांस्टेंट रेडियोएक्टिव डीक के यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स मेंटल की लेयर में मौजूद है, जिनका कॉन्स्टेंटली रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है और ये पृथ्वी की गर्मी का एक बड़ा मेन सोर्स है। मेंटल जो है ये सबसे मोटी लेयर है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा मोटी है। आज के दिन ये लेयर सॉलिड है, लेकिन उस समय ये लेयर सॉलिड नहीं होती थी। यहां मैग्मा होता था। यहां हल्के एलिमेंट्स जब धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे तो उनके ठंडे होने से इसके ऊपर की लेयर क्रस्ट की फॉर्मेशन होने लगा। ऑक्सीजन का एलिमेंट इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडोनेड एलिमेंट था। क्रस्ट का जो मास था 46% सिर्फ ऑक्सीजन से ही बनता था। अब यहां पर अगर इन एलिमेंट्स की डिटेल में जाए तो बहुत लंबी डिस्कशन करी जा सकती है। जो अलग अलग प्रकार के पत्थर आज के दिन क्रस्ट पर पाए जाते हैं। ग्रेनाइट बेसल्ट क्रस्ट की गहरी लेयर्स में पाए जाने वाली मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे कि मार्बल या स्लेट एक बड़ा क्लियर कट ट्रांजिशन दिखता है।
जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेंटल से ऊपर आते रहते हो क्रस्ट की ओर, क्योंकि मार्बल और स्लेट्स जैसे पत्थर जो होते हैं ये बहुत है प्रेशर और टेम्परेचर के प्रभाव से बनते हैं, इसलिए ये क्रस्ट की गहरी लेयर्स में ही पाए जाते हैं। क्नॉइस और अगर इन पर और भी ज्यादा हिट और प्रेशर लगाया जाए तो ये फिर से मग्मा में बदल जाते हैं। इसके अलावा ऊपरी लेयर्स में सेडिमेंटरी रॉक्स होती है, जैसे कि सैंडस्टोन। ये वो पत्थर जो वेथेरिंग की वजह से कॉन्स्टेंटली टूटते रहे और नए बनते रहे। जब इन पर धूप, हवा, पानी और बर्फ पड़ी तो कोयले को भी यहाँ पर एक सेडिमेंटरी रॉक कंसिडर किया जाता है। एक ऐसी सेडिमेंटरी रॉक का उदाहरण है ये, जिस पर दोनों केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस देखने को मिले। तो कुल मिलाकर बात यही है कि लाखों करोड़ों सालों तक ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेसर चला, जिसमें धरती की ये अलग अलग लेयर्स बनती रही। हम छोटी क्लासेज में अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये डिफरेंशिएशन सिर्फ क्रस्ट, मेंटल और कोर की है, लेकिन एक्चुअली में इसमें बहुत सारी डिफरेंशिएशंस करी जा सकती है। स्कूल के बाद अगर आप कभी जियोलॉजी और डिटेल में जाकर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली 3 नहीं बल्कि 5 और लेयर्स में बांटा जाता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर ये लेयर्स है: लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोफेरिक, मेंटल आउटर कोर और इनर कोर। लिथोस्फेयर सबसे ऊपर की लेयर। इसे खुद 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, जो क्रस्ट ओशंस के ऊपर मौजूद है और जो क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद है। इनमें भी अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। समुद्रों पे जो क्रस्ट की लेयर है वो काफी पतली है, एवरेज मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद जो क्रस्ट की लेयर है वो 280 किलोमीटर तक हो सकती है। यहीं पर हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, क्योंकि ये जो लेयर है ये कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि कई हिस्सों में टूटी हुई होती है। इन प्लेट्स की बाउंड्री जहां एक दूसरे से मिलती है वहां पर वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। जब ये एक दूसरे से रब करती है तब अर्थक्वेक्स आते हैं। इसके नीचे जो एस्थेनोस्फेयर की लेयर है वो रिजिड नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, एक लुब्रिकेंट की तरह बनती है। एस्थेनो का मतलब होता है ग्रीक में कमजोर, और ये वाली लेयर अनलाइक लिथोस्फेयर कंटिन्यूअस है, इसमें कोई टुकड़े नहीं है। एवरेज मोटाई लगभग 140 किलोमीटर की। इसके नीचे आते आते लोअर के ऊपरी भाग में एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलती है जहां चट्टानें अधिक। ऐसी चट्टानों के कुछ उदाहरण देखिए: ओलिव आइन, पेरिडोटाइट, रिंगवोडाइट। ये है प्रेशर मिनरल्स मेंटल के अंदर बनते हैं और जैसा आप देख सकते हो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप सोचोगे अगर ये मिनरल्स मेंटल के अंदर मिलते हैं तो हम बाहर निकाल के इन्हें कैसे देख पाते हैं? एक्चुअली में हम इन्हें बाहर नहीं निकालते, नेचर धरती बाहर निकालती है। कई बार ये ऐसी वोल्केनिक इरप्शंस होती है जहां पर वोल्केनो से निकलने वाला मग्मा मेंटल से आता है और अपने साथ ये है प्रेशर मिनरल्स लेकर आता है। दूसरा, कई बार ये क्या होता है, जब मेटेओरॉइड्स धरती पर आकर टकराते हैं तो वो इतने स्पीड से उनका टकराव होता है कि उस प्रेशर से भी ये मिनरल्स कई बारी बन जाते हैं। अब इससे अंदर कोर की लेयर पर आए तो वहां जो आउटर कोर की लेयर है वहां गर्मी के कारण आयरन चर्न करता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट्स पैदा होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं लोहा बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इन इलेक्ट्रिक करंट से अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से धरती पर लाइफ सस्टेन कर पाती है, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज से आने वाले बहुत ही हानिकारक चार्ज्ड पार्टिकल्स हम पर नहीं गिर पाते। सोलर विंड्स से हमें प्रोटेक्शन मिलती है और एक एटमॉस्फेयर बनी रह पाती। आउटर कोर और इनर कोर की लेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे जैसे आउटर कोर का लिक्विड ठंडा हो रहा है वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और इनर कोर की लेयर इसी कारण से हर साल लगभग 1 मिलीमीटर बढ़ती रहती है। अब इस पूरी कहानी में एक सवाल ये आता है कि चांद कहां से आ गया? धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहां से आया धरती के पास? इसका जवाब भी दोस्तों हेडियन ईयन में ही छुपा है।
साइंटिस्ट्स ने कई थियरीज सोची थी कि क्या कारण हो सकता है। चांद होने के पीछे एक थी कैप्चर थियरी की। ये एक ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट था जो धरती के नजदीक आया और धरती के ग्रेविटेशन फोर्स ने इसे कैप्चर कर लिया। क्नोइसी से कैप्चर थियरी कहते। दूसरी एक थियरी है कोफॉर्मेशन थियरी की। चांद और पृथ्वी एक ही साथ फॉर्म हुए थे। जब धरती की फॉर्मेशन हो रही थी, अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे थे, तो चांद भी वहीं पर फॉर्म हुए जा रहा था। तीसरी है एक फिशन थियरी की। धरती से ही टूटकर एक हिस्सा चांद बन गया। लेकिन असलियत पता है क्या? इनमें से कोई भी थियरी सच नहीं थी। आज के दिन ज्यादातर साइंटिस्ट्स का मानना है कि धरती से एक और प्लेनेट आकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई थी। इसे कहा जाता है जॉइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस क्नोइस। इसके अनुसार लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो ही रही थी, तब एक और प्रोटोप्लैनेट एग्जिस्ट करता था। उसका नाम हमने रखा है। ये करीब मार्स के साइज का प्लेनेट था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के करीब 100 मिलियन साल बाद ये प्लेनेट आकर धरती से टकरा जाता है। क्नोइस इस वक्त धरती सिर्फ एक लावा की गेंद थी। ये वाला प्लेनेट भी वही, तो इस टकराव से होता क्या है? दोनों प्लेनेट्स का कोर एक दूसरे में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है, जो चांद बनता है। अर्थ का जो टोटल मास है, उसका करीब 30% मास हमारे आयरन रिच कोर का है। लेकिन मून के केस में इस सिर्फ 1.62-1.8% ही है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर जो मेटल्स थे उस दूसरे प्लेनेट में, वो एक्चुअली में आज धरती पे ही मिल गए हैं और धरती का ही हिस्सा बन गए हैं, और चांद जो है वो इस टकराव के मलबे से निकला है। यहां भी आप सोचोगे, लेकिन ये सब हमें पता कैसे चल पाया? असल में बात क्या है कि जब पहली बार नासा ने अपोलो मिशंस भेजे थे मून पर, तो वो अपने साथ बहुत सारी चांद की मिट्टी लेकर आए। चांद के मेंटल से जो सैंपल्स मिले बेसोल्टिक रॉक्स के, वो धरती पर पाए जाने वाली बेसोल्टिक रॉक से काफी सिमिलर थे। क्नोइस चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में जो ऑक्सीजन आइसोटोप्स और बाकी एलिमेंट्स थे, वो पृथ्वी की चट्टानों में मिल रहे ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट्स से भी बहुत मिलते जुलते थे। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो जो 3 रिजेक्टेड थियरीज थी, उनमें फ्यूजन थियरी सबसे करीब पहुंची थी। चांद असल में धरती का ही हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि धरती अपने आप ही अचानक से एक दिन टूट गई और चांद निकल गया। धरती का हिस्सा तभी टूटा जब एक और प्लेनेट इससे आकर बहुत ही भयानक तरीके से टकराया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसी चीज का नासा के सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक सिम्युलेशन। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? अगर ये टकराव नहीं होता तो आज हम यहाँ जिंदा भी नहीं होते, क्योंकि इसी टकराव की वजह से धरती के एक्सिस पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। हमें 23.5 डिग्रीज का रोटेशनल टिल्ट देखने को मिला। इसकी वजह से बिना इस रोटेशनल टिल्ट के हमें गर्मी से सर्दियां, सर्दी से गर्मियों, ये सीजन्स ही नहीं देखने को मिलते। क्लाइमेटिक वेरिएशंस इतनी ज्यादा हो जाती कि लाइफ को अडेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता। दूसरा, बिना चांद के हमें टाइड्स नहीं देखने को मिलते हैं। लो टाइड है टाइड, ये जो वेरिएशंस आती है, इन्हीं वेरिएशंस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पानी से जमीन पर आ पाए। अब धरती पर और में वापस आए तो कई और चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से लाइफ को शुरू होने का मौका मिल पाया। 3 मेन लेयर्स की सेपरेशन के बाद स्टेबिलिटी बढ़ने लगी। वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली, ज्वालामुखी फटे, जिसमें बड़ी मात्रा में वाटर वपोर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस ऊपर हवा में गई। ये वास्तव में गैसेस का बहुत ही खराब मिश्रण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, वाटर वपोर ने कंडेंस करना शुरू कर दिया। ये कंडेंस्ड वाटर वपोर पृथ्वी पर बारिश के रूप में बरसने लगा है। पर लाखों करोड़ों साल बाद जाकर हमें सरफेस पर विशाल महासागर देखने को मिला। एस्टेरॉयड और कॉमेट्स का जो इंपैक्ट हो रहा था, भारी संख्या में मौजूद इस लिक्विड वाटर ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया हमारे जीवन के लिए। इसने हमारी एटमॉस्फेयर से ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को अब्सॉर्ब कर दिया। इसी की वजह से धरती के सरफेस पर टेम्परेचर्स इतने प्लीजेंट बन पाए।
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। कमाल की बात पता है क्या है दोस्तों, आज के दिन भी इंसानों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन एमिशन देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कार्बन एमिशंस एक्चुअली में हमारे ओशंस के द्वारा ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूशन जंगलों का और थपेड़ों का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली में ये काम समुद्र कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि धीरे धीरे समुद्र की कैपेसिटी फुल होती जा रही है। अगर यह चीजें ऐसे ना होती तो शायद लाइफ को कभी मौका नहीं मिल पाता। उभर कर आने का क्नोइस धरती का सूरज से एक सही डिस्टेंस पर होना, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, धरती का साइज सही प्रोपोर्शन का होना, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ताकि ग्रेविटेशनल पुल सही हो। सही तरीके के एलिमेंट्स को एटमॉस्फेयर में रखने के लिए, एग्जैक्टली वही गैसेस को एटमॉस्फेयर में रखने के लिए जो हम चाहते हैं। तीसरा, धरती के कोर में एग्जैक्टली सही अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड होना, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज की खतरनाक गामा रेज और एक्स रेज से बचा कर रखें। चौथा, सही मात्रा में वोल्केनिक एरप्शंस होना, जिससे कि एक सही अमाउंट का ग्रीनहाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर ग्रीनहाउस इफेक्ट ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी और वही हालत होगी जो वीनस प्लेनेट पर होती है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है तो वही हालत होगी जो मार्स पर होती, ज्यादा ठंड होना, एक स्ट्रांग एटमॉस्फेयर ना मेंटेन कर पाना और सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड वाटर ना होना। तो दोस्तों, एक चीज का एहसास आपको ये सब सुनकर हो जाना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ही अद्भुत है, और इसीलिए इस अद्भुत प्लेनेट को बचाए रखना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। इतनी सारी अलग अलग सही चीजों का एक साथ हो पाना इतना रेयर है क्नोइस। शायद यही कारण है कि आज तक हम कभी किसी एलियन लाइफ को नहीं ढूंढ पाए।